हाँ, तो देखो बेटा, इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम अपने मेटल को ना ऐसे एक रॉड में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे एक रॉड बना ली मोटी से, थोड़ी साफ सी रॉड बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके चारों तरफ ना एक सर्कुलर हीटर चलाते हैं, मतलब ऐसे एक हीटर लगा लिया जो कि ऐसे इसके चारों तरफ है। ठीक है, ऑन कर देते हैं इस हीटर को, बिल्कुल मतलब इधर है, शुरू में ही है एकदम, है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये पूरा सारा ना एक सांचे में रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखिएगा ऐसे, तो क्योंकि पिघलाएंगे सब टप टप नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ सर्कुलर हीटर है। ठीक है, तुम ऐसे उसको देख के परेशान मत होना कि इसमें कैसे बना रखा है डायग्राम। देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये जो दिखा रखे हैं, ये कॉइल दिखा रखे हैं हीटर की। हीटर में ऐसे कॉइल्स होती है ना, जितनी कॉइल होंगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज़्यादा हीटिंग होती है। तो ये हीटर की कॉइल्स को शो कर रखा है, और ये वो एक तरीके से ऐसे एक सांचा है, या कह लो कि एक मतलब कंटेनर है, जिसमें हमने मेटल को रॉड की फॉर्म में देखो ये रखा हुआ है। ठीक है, समझ लो बेटा बात को। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ मैं थोड़ा डायग्राम हम ऐसे बना रहे हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए तुम्हें। तो ऐसे सर्कुलर हीटर है, ऑन कर देंगे। जैसे ऑन करेंगे बेटा, ये पूरा हिस्सा पिघल जाएगा, पिघलेगा, सब पिघल गया, इम्प्योरिटी भी मेटल भी, ऑल गेट मेल्ट डाउन। जैसे ये सारा हिस्सा पिघल जाएगा, हम इस हीटर को आगे सरका देंगे। ठीक है, इस हीटर मूवेबल हीटर है, इट कैन मूव अलोंग दिस रॉड। तो अब हमने हीटर को इधर सरका दिया। अब ये जो नीचे का हिस्सा यहाँ सारा पिघल गया है, अब इस पिघले हिस्से में अब ये ठंडा होना भी शुरू होगा। इस पिघले हिस्से में कौन चीज पहले ठंडी होगी, मेटल। तो मेटल तो यहाँ जमने लग जाएगा। ठीक है, पर जितने ये मेटल जमेगा उतने ये हिस्सा पिघल जाएगा। जैसे ये हिस्सा पिघलेगा और इम्प्योरिटीज अभी यहाँ पिघली हुई हैं, तो ये हिलकर एक दूसरे में मिक्स होकर इम्प्योरिटी सरक के यहाँ जाएंगी। समझ में कुछ आई बात? भाई जो सॉलिड चीज है वो तो जम गई, पीछे मेटल तो जम गया, क्योंकि सबसे पहले मेटल जमेगा। इतने इम्प्योरिटीज भी जमती, उससे पहले हमने अगला हिस्सा पिघला दिया, तो ये भी पिघला, ये भी पिघला, पिघला पिघला सोल्यूशन एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हल्का सा हम स्लैंटिंग पोजीशन में रखें, वो इधर आ जाएगी सारी। ठीक है, फिर सर्कुलर हीटर आगे मूव कराया, फिर ये हिस्सा पिघलेगा, पीछे का हिस्सा जमेगा। कौन जमेगा? उसमें मेटल जमेगा। इम्प्योरिटीज को इतने हम जमने नहीं देंगे, इतने अगला हिस्सा पिघला देंगे, फिर वो बहकर इधर आ जाएंगी। इस तरीके से हम इधर इधर सरकते चले जाएंगे। तो पीछे जो जमेगा वो मेटल जमता जाएगा प्योर फॉर्म में, और इम्प्योरिटी सारी सरक सरक के सारी इस एंड पर आ जाएंगी, जैसे हीटर मूव करके यहाँ आएगा। समझ लो, इस वाले हिस्से को काट के हम अलग कर देंगे, और ये हिस्सा हमें प्योर मेटल के फॉर्म में प्राप्त होगा। फिर हम कहें कि भाई इम्प्योरिटी फिर थोड़ी बहुत इधर जम भी जाए, हाँ जम सकती है, तो फिर घुमा देंगे हीटर को। जितनी बारी बारी हम हीटर को ऐसे घुमाते रहेंगे, उतना ही हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिलेगा, और ये वाला एंड उतना ही इम्प्योर होता जाएगा। उसको काट के अलग करते चले जाते हैं, हल्का सा कलर ही अलग हो जाता है जब वो जमते हैं। प्योर का अलग दिखेगा, इम्प्योर का अलग दिखेगा, काट के उस अलग हिस्से को हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे जोन में रिफाइनिंग करना, छोटे 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 हिस्सों को हम क्या है रिफाइन करते चले, शुद्ध करते चले। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग, बेसिकली यूज्ड फॉर गेटिंग वेरी प्योर मेटल्स and which are used in semi-conducting devices. ठीक है, तो this is zone refining. The next method is vapor phase refining. ठीक है, अगला मेथड हमारा कौन सा है रिफाइन करने का, उसको हम वेपर फेज रिफाइनिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम मेटल को ना बेटा एक वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, सोचो, ध्यान है, सोल्यूशन में आया था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, पर अब मैं पूछ रही हूँ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है बेटा ऐसा सब्सटेंस जो कि जल्दी से वेपर फॉर्म में आ जाए, उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। और जिसकी वेपर जल्दी ना बने, बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर पर जाकर बने, तो हम कहें कि ज़्यादातर जो आसानी से वेपर नहीं बना पाता वो होता है नॉन वोलेटाइल, और जो जल्दी से वेपर बना लेता है वो होता है वोलेटाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे देखो निकेल है, इम्प्योर निकेल, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, तो निकेल टेट्राकार्बोनेट एक वोलेटाइल कंपाउंड बन जाएगा। मतलब ये कंपाउंड कैसा है, वोलेटाइल है, मतलब एकदम से ये बना, और टेम्परेचर अगर हमारा हाई है, वोलेटाइल,
तो ये जो कंपाउंड बना निकल का, समझ लो निकल तो मेटल है, इम्प्योर है, ये नहीं है वोलेटाइल, इसकी इतनी जल्दी वेपर नहीं बनती। इसमें मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जब रिएक्ट कराया इम्प्योर निकल को, तो इम्प्योरिटीज नहीं कंबाइन करी। कौन कंबाइन करा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? खाली निकल, ओनली निकल। ठीक है, निकल इसके साथ कंबाइन करके निकल टेट्रा कार्बोनिल एक कंपाउंड बना लेगा विच इज वोलेटाइल, मतलब जिसकी जल्दी से वेपर बन जाती है। तो अब सारा निकल हमारे पास इस कंपाउंड की फॉर्म में और वेपर फॉर्म में आ चुका है। आई बेटा बात समझ में? सारा निकल वेपर फॉर्म में आ चुका है, बट एज मेटल नहीं, एज दिस कंपाउंड। सारा CO के साथ बंध कर निकल टेट्रा कार्बोनिल फॉर्म में और वेपर फॉर्म में आ गया, गैस की फॉर्म में। अब जो गैस की फॉर्म में हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल मिल गया, अब जितने टेम्परेचर पे हमने इसको हीट करा था, ठीक है, इसका टेम्परेचर की वैल्यू भी मैंने नोट डाउन कर रखी है। हाँ देखो, जैसे इसमें लगभग 350 केल्विन पर ये इसके साथ कंबाइन करा, तो इससे भी हाई टेम्परेचर हम दे देंगे। जब ये बन जाएगा ना, सारा निकल हमने निकाल लिया इम्प्योरिटी से अलग, CO के साथ कंबाइन करके अलग निकाल लिया, तो ये जो अलग निकल कर आया है इसको और हाई टेम्परेचर पे हम गर्म करेंगे। ठीक है, जैसे लगभग 470 केल्विन पर हम इसको गर्म करेंगे, तो फिर ये टूट जाएगा। टूटेगा तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाएंगी, ये तो गैस बन के उड़ जाएगी। पर अब जो निकल प्योर मेटल बना है उसका बहुत ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो नहीं वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड बनकर हमें नीचे ही मिल जाएगा। पर अब जो निकल हमें मिला है वो कैसा है? प्योर है। पहले जो निकल लिया था जिसने CO के साथ कंबाइन किया था वो कैसा था? इम्प्योर। समझ लो, मतलब निकल लिया, गर्म किया, पिघल गया, पर उसमें इम्प्योरिटीज भी थी। CO गैस उसमें पास करते गए, ठीक है। फिर एक ऐसे पाइप ले लिया, उस पाइप में कौन बाहर निकल कर आया? सारा निकल एज निकल टेट्रा कार्बोनिल अलग एक सिलेंडर में ले लिया। उस सिलेंडर को फिर गर्म किया, खूब गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ कि जो CO है वो तो CO गैस बन के उससे अलग होके निकल गया, और सिलेंडर में नीचे लिक्विड फॉर्म में हमें कौन मिल गया? प्योर निकल वी गेट। ठीक है, तो इस तरीके से किसी धातु को किसी वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर उस वोलेटाइल कंपाउंड से धातु को प्राप्त करने की विधि को वेपर फेज रिफाइनिंग कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर जब निकल के लिए करते हैं तो उसको मॉन्ड्स प्रोसेस कहते हैं। ये जो अभी हमने की निकल के लिए, इसको क्या कहते हैं? मॉन्ड्स प्रोसेस। ठीक है, एक इसी में ही दूसरा मेथड होता है, दैट इज वान अर्कल मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, रिफाइनिंग में ना 3 इंपॉर्टेंट हैं जिन पर बारी बारी क्वेश्चन आए हुए, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, एक जोन रिफाइनिंग और एक वान अर्कल मेथड। वान अर्कल मेथड स्पेशली हम यूज करते हैं बेटा उन एलिमेंट्स के लिए, उन मेटल्स के लिए जो कि स्पेस क्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। स्पेस में जाते हैं ना जो स्पेस क्राफ्ट, तो वो भी तो किसी धातु के तो बनेंगे, तो बेटा उसमें हमें मतलब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी इम्प्योरिटी के साथ, मतलब वहां हम समझौता नहीं कर सकते शुद्धता के साथ, क्योंकि वहां कोई भी इम्प्योरिटी, मान लो कोई भी गड़बड़ कर जाए, भाई लोगों की जान खतरे में आ जाएगी जो उसमें जा रही है। तो स्पेस क्राफ्ट में जो भी यूज होती हैं चीजें, दैट शुड बी अल्ट्रा प्योर, बहुत ज्यादा प्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वाले मेथड से हमें अल्ट्रा प्योर मेटल्स मिलते हैं, मतलब कोई कैसी भी गुंजाइश ही नहीं है इम्प्योरिटी की। ठीक है, जैसे जर्कोनियम को यूज करते हैं हम, टाइटेनियम को इससे प्योरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे जर्कोनियम को ही लें तो इसमें हम आयोडीन को डालते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की ये इम्प्योर है, इम्प्योर जर्कोनियम में जब हमने आयोडीन डाला तो जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड बनेगा। ठीक है, ये वोलेटाइल बना, सारा जर्कोनियम इस फॉर्म में आ गया वोलेटाइल कंपाउंड के फॉर्म में। फिर जब इसको और हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो आयोडीन तो गैस बन के उड़ जाएगी और जर्कोनियम हमें प्योर मेटल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो? इन प्योर जर्कोनियम को जब आयोडीन के साथ गर्म करेंगे तो वो एक वोलेटाइल कंपाउंड के फॉर्म में अलग हमने एक सिलेंडर में कलेक्ट कर लिया, उसको जब और हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो आयोडीन तो निकल के उड़ जाएगा और जर्कोनियम हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो दिस इज वान अर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जर्कोनियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा मेटल्स विच आर यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट्स। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू, एक तरीके से क्या हमें क्या चाहिए वहां पर कि एक तरीके से वहां किसकी नीड है कि देयर इज अ नीड ऑफ अल्ट्रा प्योर मेटल्स देयर, ताकि हम किसी भी तरीके का कोई खतरा मोल हम नहीं ले सकते हैं
इस टाइप की चीजों को बनाने के लिए, है ना। तो मेटल शुड बी वेरी वेरी प्योर, है ना, इट शुड बी अल्ट्रा प्योर। तो इस वाले मेथड से हम अल्ट्रा प्योर मेथड्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसके अंदर हमने दो करी, मॉन्ड्स प्रोसेस करी है और एक वान अर्कल मेथड करा है, ठीक है। देखो लास्ट हमारी क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में देखो ये थोड़ा सा हमने वैसे 10th में भी देख रखा है। क्रोमेटोग्राफी में देखो बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई हमारे पास मिक्सचर है और उसमें बहुत थोड़े सी भी मेटल है, इतने जरा से भी। अब देखो गोल्ड तो अगर मान लो मिलीग्राम में भी है, पीपीएम में भी है, इतना तिन का सा भी गोल्ड किसी में एज इम्प्योरिटी पड़ा हुआ है, तो हम तो नहीं चाहेंगे वो वेस्ट हो। तो किसी मिक्सचर के अंदर, किसी मिश्रण में, किसी घोल में किसी इम्प्योरिटीज ही कहीं हमारे पास बच गई, तो उसमें जो भी चीजें हैं, चाहे सारी थोड़ी हैं, उन सबको भी बिल्कुल हम एक दूसरे से एकदम अलग अलग बिल्कुल और थोड़ी सी अमाउंट में भी प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली मैं ऐसे ना कहूं कि भाई प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए, क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड टू सेपरेट द ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। अगर 3-4 चीजें एक साथ हैं तो सबको बिल्कुल अलग अलग हम प्योर फॉर्म में इस मेथड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी फर्दर कई टाइप्स की होती है, तो जिसमें से मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी से तुम्हें इसको समझाऊंगी, फिर हम ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेटा क्या करते हैं, ऐसे ग्लास की ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये बंद होती है, यहाँ से थोड़ी सी कॉटन लग देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जिसको ना कि हम यहाँ पर स्टेशनरी फेज कहते हैं। ये बेसिकली ना एड्सॉर्प्शन पर बेस्ड है। अभी हमने सरफेस केमिस्ट्री जस्ट की है, तो ये एड्सॉर्प्शन पर बेस्ड है, मतलब इसमें हम एक अच्छा एड्सॉर्बेंट भर देते हैं, जैसे सिलिका जेल भर दिया हमने इसमें, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या भर देते हैं, कोई अच्छा एड्सॉर्बेंट को भर देते हैं, ठीक है। अब ये मेथड बेटा कोई भी क्रोमेटोग्राफी का मेथड है, चाहे हम ग्लास की ट्यूब यूज कर रहे हैं, कई बार ग्लास की ऐसी शीट यूज करते हैं, समझ रहे हो, मतलब कोई भी एक बेस लेते हैं कि जिसमें हम एड्सॉर्बेंट को अप्लाई करें, जैसे इसमें एड्सॉर्बेंट हमने भर दिया है, ठीक है। तो ये मेथड इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कोई भी दो चीजों की किसी एक चीज पर एड्सॉर्ब होने की क्षमता कभी भी एक जैसी नहीं होती है भी। देखो भाई दो अगर अलग अलग चीजें हैं तो उनकी किसी एक चीज के साथ बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, उसके साथ जो बंधने की क्षमता है, वो कैसी है, हमेशा अलग अलग होगी, एक जैसी तो कभी नहीं हो सकती। तो मान लो A + B + C, 3 चीजों का मिक्सचर हमें अलग करना था, हमने इनको इसके ऊपर डाला, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे डालना शुरू करते हैं। तो मान लो A की एड्सॉर्ब होने की क्षमता ज्यादा थी, तो A यहीं पर ही सारा एड्सॉर्ब हो जाएगा शुरू में, वहीं से ना, मतलब शीशे का होता है ये, ग्लास का तो दिख जाता है, ऐसे थोड़ा डार्क होने लग जाता है, तो हमें पता लग जाता है हाँ भाई ये एक चीज यहाँ जम गई, मतलब एड्सॉर्ब हो गई। तो A यहाँ लेयर बना लेगा, B की एड्सॉर्ब होने की क्षमता ज्यादा थी तो थोड़ा बहकर और नीचे आ जाएगा, तो अलग एड्सॉर्ब होकर लेयर बना लेगा, अलग जगह ऐसे अलग ऐसे दिखने लग जाती हैं कि एक यहाँ बन गई लेयर, एक यहाँ बन गई। C की एड्सॉर्ब होने की क्षमता और भी कम थी, तो वो और भी नीचे आकर एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो C यहाँ आ गया, तो इस तरीके से A B C तीनों अलग हो गए, एक दूसरे से अलग तो हुए हैं, समझ रहे बेटा, ये मतलब मोबाइल फेज चला एक तरीके से, समझ रहे बेटा, मतलब हमने नहीं, इसको हम सिंपल मिक्सचर ही कहेंगे, मोबाइल फेज अभी बताती हूँ। पहले यहाँ तक आए बस समझ में कि हमने यहाँ पर एक एड्सॉर्बेंट को भर लिया, ठीक है, फिर उसके अंदर हमने अपना मिक्सचर डाला, मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट थी ऑल हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू एड्सॉर्ब ऑन दैट पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट, तीनों एक दूसरे से सेपरेट तो हो गए पर अभी हमें मिले नहीं है। अब मिलेगा कैसे, अब हम इसमें कोई और सॉल्वेंट डालेंगे जिसको कि हम मोबाइल फेज भी कहते हैं, इल्यूएंट भी कहते हैं। इल्यूएंट मतलब जो इस एड्सॉर्बेंट में से हमें A B C को बाहर निकालने में मदद करेगा, उसको इल्यूएंट कहते हैं। तो जैसे इल्यूएंट ऐसा हम सब्सटेंस लेते हैं जिसमें ये तीनों घुल सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए अलग इल्यूएंट ले लें, इसके लिए अलग ले लें, इसके लिए अलग ले लें, मान लो तीनों ही इसमें घुल सकते हैं, ठीक है। अब सोचो कौन पहले घुलेगा, जिसकी एड्सॉर्ब होने की क्षमता सबसे कम है, भाई इसकी सबसे ज्यादा थी इसलिए सबसे पहले इसने लेयर बना ली, फिर इसने बनाई, फिर इसने बनाई, क्योंकि इसकी एड्सॉर्ब होने की क्षमता कम है, इसकी इसमें घुलने की क्षमता अधिक होगी,
तो जैसे हम इलुएंट को डालेंगे, ठीक है, इलुएंट को फटाफट डालते हैं। सबसे पहले ये घुलकर और इसमें आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ये लेयर हमें क्लियर दिखेगी कि अब पहले जैसा हो गया, कुछ अलग दाग नहीं, इस बर्तन को हटा देंगे, दूसरा बर्तन रख देंगे, उसमें फिर दूसरे बर्तन में क्या आ जाएगा, फिर बी घुलकर आ जाएगा, फिर उसको भी हटा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, ए घुलकर आ जाएगा। ऐसे 3 अलग अलग बर्तनों में इस इलुएंट में, सॉल्वेंट में घुले हुए हमें ए बी सी तीनों अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम गर्म करेंगे, वो सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और नीचे हमें ए बी सी चाहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, बट वी कैन गेट देम इन अ सेपरेटेड एंड प्योर फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज को यूज करके जब ग्लास के अंदर भर के कॉलम बनाकर, मतलब हम करते हैं ऐसे कॉलम सा बना के, देखते हैं खंबा सा बन जाता है, तो उसको तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कई बार क्या करते हैं, ग्लास की एक ऐसे मतलब शीट सी ही ले लेते हैं, है ना, उस पर एक ऐसे लेयर ऐसे ब्रश से लगा देते हैं हम एड्सॉर्बेंट की, और ऊपर से ऐसे बूंद सी ड्रॉप डालते हैं बस। ठीक है, तुम ऐसे इंक में भी करके देख सकते हो, ऐसे इंक की ड्रॉप ही डालते हैं ना, तो तुम देखोगे ऐसे अलग अलग 2 ऐसे सेपरेट ऐसे ब्लैक इंक डालोगे तो अलग अलग ऐसे रंग हमें मिल जाते हैं, तो ऐसे सब बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और किसी और मोबाइल फेस को डाल करके हम उनको घोल कर अलग प्राप्त कर सकते हैं। गरम करेंगे तो जिसमें घोला है वो उड़ जाएगा और हमें सेपरेटेड फॉर्म में अपने सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी होती है। उसके नीचे ना बेटा मैंने कुछ एलॉयज की टेबल बनाई है, तो ये तुम्हें बेटा ऐसे कुछ लर्न कर लेना, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तो ये मतलब किस किस के एलॉय होती हैं। ठीक है, जैसे ब्रास में हमारा कॉपर और जिंक होता है, जैसे ब्रॉन्ज है उसमें कॉपर, जिंक और टिन होता है। तो ऐसे मतलब कौन से एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, मिश्रित धातु, तो कोई मिश्रित धातु किस किस धातुओं के मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन से हमें मिली है, तो वो तुम्हें एलिमेंट्स के, मेटल के नाम याद और थोड़े थोड़े यूजेस भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से यूनिट का मेन हिस्सा हो गया है। हमने देख लिया है कि मेटलर्जी करते कैसे हैं। सबसे पहले ओर को क्रशिंग और ग्राइंड कर लेते हैं, फिर ओर को साफ करते हैं कंसंट्रेशन और मेथड में, फिर उस ओर से को हम बदलते हैं मेटल ऑक्साइड में कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कराकर, फिर उस मेटल ऑक्साइड में से हम मेटल को प्राप्त करते हैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, फिर उस क्रूड मेटल को हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं इन द मेथड्स विच वी हैव डन इन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है।